हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग यूपी टेट की मैथमेटिक्स में 2018 का जो पेपर हुआ है उस प्रश्न पत्र को डील करेंगे और उसके मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को सीखेंगे। और अच्छे से आप लोग ध्यान दीजिए, बहुत से बच्चे इस विषय को लेकर के मुझे मैसेज करते रहते हैं और फ़ोन कॉल करके भी पूछते हैं कि सर जो यूपी टेट का लेवल है और उसको किस लेवल से पढ़ा जाए, कैसे देखा जाए, कहीं टफ हो जाए या इजी होगा, कैसा होगा। तो आप लोग ऐसा समझिए, देखिए जो प्रश्न पत्र 2011 से 2019 तक हुए हैं, यानी कि 8 जनवरी 2020 को जो लास्ट पेपर हुआ, लास्ट पेपर मैंने आपको पूरा सॉल्व करा दिया है। आप उठा करके उसको देखिए कि उसका लेवल क्या है। अब अभी लास्ट यानी ठीक पिछला पेपर जैसा था उस लेवल से कहीं बेहतर तरीके से आपको स्टडी कराई जा रही है। ठीक है, उस लेवल को भी उसके आगे भी हम डील करेंगे, ऐसा नहीं है अभी कोई कई मैराथन क्लासेस आगे आएंगी। अभी देखिए क्या है कि अभी जो मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस क्लासेस जिनको हम मैराथन क्लास के नाम से पढ़ रहे हैं वो आपकी इस प्रकार से कराई जा रही हैं कि एक थोड़ा सा नीचे लेवल से लेकर के और फिर मिडिल और मिडिल से हायर लेवल ले जाने की कोशिश। उसमें वैसे हर प्रकार के प्रश्न सम्मिलित रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें कुछ प्रश्न इजी होते हैं, कुछ मीडियम होंगे, कुछ टफ भी होंगे। ठीक है, तो अभी धीरे धीरे हर तरह की प्रैक्टिस भी होगी, आप चिंता मत करिए। और मैं कोशिश रखूंगा कि हर एक क्लास में आपको आगे आने वाली क्लासेस में हर लेवल को डील किया जाए। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा कार्य हो रहा है और होता रहेगा। आप लोग बस वीडियोस को शेयर करते रहें, लगातार अपना सपोर्ट सहयोग बनाए रखें। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कह रहा है और वीडियोस को शेयर भी करते रहें लगातार। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है, यदि 4/8/2017 तारीख को शुक्रवार था, कोई एक तारीख है, 4 तारीख है, उसको 4 रहने देते हैं, शुक्रवार है, और तब 61 दिनों के बाद, वर्ड आया ध्यान रखें, 61 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा। तो आपको सिर्फ इस 61 दिन से मतलब है और ये मतलब है कि कौन सा दिन था जहां से कैलकुलेट करना है, वो शुक्रवार था, फ्राइडे के बाद हमको कैलकुलेट करना है। शुक्रवार के बाद से हमें कैलकुलेट करना है 61 दिन बाद। आपको पता है हर एक दिन 7 दिन पर रिपीट करता है, 7 दिन का चक्रण होता है, साइकिल होता है डेज में। तो 7 से आप डिवाइड कर दें, जितने दिन बाद बताना हो उसको 7 से आप भाग कर दें, जो शेष फल आएगा 7 से अगर आप भाग करते हैं तो कितना होगा, 7 × 8 = 56 और 5 इसमें बचेगा शेष। तो जो ये शेष फल बचा है 5, जब आप ऐसे करेंगे भाग तो 5 शेष बचा है। ये जो शेष दिन है इसको इसी शुक्रवार में बढ़ाना है, यानी शुक्रवार तो ये है ही, शुक्रवार था, और इसके साथ साथ हमें अब इसके 5 दिन बाद, क्योंकि उसने वर्ड बोला था 61 दिन बाद वर्ड लिखा था, मतलब 61वें दिन की बात नहीं करना है कि 61वें दिन क्या है, 61 दिन के बाद अगला दिन। तो हम बोलेंगे शुक्रवार के बाद 5 दिन के बाद का दिन, 5 दिन के बाद का दिन। यानी आपको ये पता है कि जितने भी दिन बाद आपको बताना है उसको 7 से डिवाइड कर दीजिए, जो आया उतने दिन इसमें काउंट कर लीजिए। तो शुक्रवार के बाद क्या आएगा, देखिए शनिवार आएगा, सैटरडे, फिर क्या आएगा संडे, फिर क्या आएगा मंडे आएगा, मंडे के बाद ट्यूसडे, और ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, है ना। वेडनेसडे के बाद देखिए अब यहां पर था आपका 5 दिन बाद, तो 1 2 3 4 5 तो ये हो गया 5 दिन बाद। वेडनेसडे के बाद जाहिर सी बात है अब ये थर्सडे होगा। ये आपको स्पष्ट रूप से पता चल गया कि वो दिन 5 दिन बाद बृहस्पतिवार होगा, थर्सडे होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको केवल सोचना है और कोई दिक्कत नहीं, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आराम से हो जाते हैं। और अक्सर देखिए हर बार लगभग ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं कैलेंडर में। फिर भी और जो कुछ संभावनाएं होंगी वो भी मैं पढ़ाता रहूंगा, समझाता रहूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपसे बोला गया, एक डायग्राम दिया गया और यहाँ पर बताया गया AB और CD, ये जो AB और CD रेखा है ये पैरेलल यानी समांतर है। ये जो चिन्ह है वो पैरेलल का चिन्ह है, इसको पढ़ा जाता है AB, और ऐसे जैसे बराबर का चिन्ह इस तरीके से होता है, ये 2 खड़ी लाइनें होती तो इसको समांतर का चिन्ह पढ़ते हैं, AB समांतर CD, यानी AB और CD समांतर है। ठीक है, और इसके बाद बोला गया तब y डिग्री माइनस x डिग्री, आपको जो मान बताना है वो y डिग्री का और उसमें से x डिग्री हटाना है, माइनस करना, अंतर बताना है। अब y यहाँ है और x यहाँ है। देखिए आपको इसमें मैंने बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट समझाए हैं, ज्योमेट्री चैप्टर मैंने अभी पढ़ाया है, बहुत शीघ्र ही जल्दी पढ़ाया है, उसमें आप अच्छे से इसको देखिए तो आप समझ जाएंगे। फिलहाल मैं आपको समझाता हूँ। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 110 डिग्री है, तो आपको मालूम है ये वाला पूरा कोण कितना होता है, 180 होता है पूरा मिला के। लीनियर पेयर 110 है तो इधर कितना हो जाएगा 70, ये 70 है तो ये भी बराबर होगा, क्योंकि यहाँ का ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होता है। इनको क्या बोलते हैं, इनको संगत कोण बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये 70 है तो y भी 70 आ गया। देखिए y का मान तो पता चल गया अब आपका, देखते ही 70।
इसमें से माइनस अब x का मान चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पर 20 है तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ बनेगा, ये भी 120 होगा, ये 120 है तो ये भी 120 होगा, तो पूरा मिला के 180 होता है, 120 ये हो गया तो 60 ये हो जाएगा, क्योंकि दोनों मिला के 180। तो x का मान इसका मतलब 60 आ गया, घटा दीजिए, देखिए 10 डिग्री आ गया आंसर। यानी कि इस प्रश्न का आंसर 10 डिग्री हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ें आप बहुत अच्छे से समझिए, सीखिए, देखिए और इसको सॉल्व करिए। अब देखिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स यहीं पर हम लोग फिर से डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन तो लग ही चुका है। देखिए ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स में आप ये याद रखिए कि जैसे ये रेखा होती है, दो रेखाएं होती हैं, दो समांतर रेखाएं हैं। जैसे यहाँ पर मैं इस रेखा M इसको बोल दूँ और इसको रेखा L बोल देता हूँ, और ये कह दूँ कि रेखा M पैरेलल समांतर है रेखा L के। और ये जो रेखा आप देख रहे हैं तिरछी जो इसको काट रही है, इसको हिंदी में बोलते हैं आपको तिर्यक रेखा जो इसको काट रही है। ठीक है, तिर्यक रेखा जो इसको काट रही है, और वैसे इंग्लिश में इसको नाम दिया जाता है, यहाँ पर आपका ये समांतर रेखा है और ये आपकी तिर्यक रेखा है, जिसको ट्रांसवर्जल लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्जल। ये ट्रांसवर्जल लाइन है। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर ऐसी जब कंडीशन होती है तो यहाँ पर कई प्रकार की विशेष बातें ध्यान रखी जाती हैं, जिनको हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है कि कुछ एंगल्स होते हैं जो बराबर होते हैं। जैसे इस जगह पर बनने वाला कोण हमेशा इधर के बराबर होता है, ये संगत कोण कहलाता है। ऐसे ही संगत कोण के कई पेयर बन सकते हैं। जैसे यहाँ का संगत कोण आप देखेंगे तो ये होगा। जगह लोकेशन देखिए, और वैसे भी देखिए कि अगर ये वाला गैप आप ध्यान दें, ये वाला गैप जो यहाँ पर देखिए बनना है इसके बीच में, वो वाला गैप आपको यहाँ भी बराबर ही दिखेगा। अगर हम ये गैप देखें दोनों को तो देखिए आपको बराबर नजर आएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से अगर देखिए आप ऊपर देख रहे हैं ये वाला पार्ट, आप इतना देखिए, अगर हम इतने पार्ट को इसको ऐसे ब्लू कर देते हैं, देखिए ये वाला हिस्सा आपको बिल्कुल बराबर दिख रहा होगा कि ये गैप भी बराबर है। तो ये वाले कोण बराबर होते हैं। ठीक है, ये बात आप हमेशा ध्यान रखें। ये कोण और ये कोण क्या कहलाते हैं? सब संगत कोण कहलाते हैं। अब ऐसी स्थिति में जितने भी कोण संगत कहे जाएंगे, देखिए जैसे एक यहाँ पर अंदर यहाँ का, तो इसका संगत किधर बनेगा? संगत कोण हमेशा रेखा के समान साइड में। देखिए रेखा ऐसे जा रही है और इसके राइट साइड में दोनों बन रहे हैं संगत कोण। तो अगर ये एक अंदर का कोण यहाँ का लिया जाएगा तो एक बाहर का इसी साइड का लिया जाएगा। अब देखिए ये गैप भी आपको दिख रहा है कि हाँ ये गैप बराबर है। अगर यहाँ पर 130 डिग्री बनेगा तो यहाँ भी 130 डिग्री बनेगा। ये संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण 4 प्रकार से बन सकते हैं। देखिए इस जगह का संगत कोण बताइए तो वो ये होगा। देखिए अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी अपने आप 60 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये सब संगत कोण है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो इक्वल होते हैं। इसी प्रकार से मैंने इसको बहुत डिटेल में पढ़ाया है। आप लोग बहुत अच्छे से इसको वहां पर जाकर के देख लीजिए, क्योंकि अगर क्लासेस में पढ़ाएंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। कुल मिलाकर के आप लोग प्लेलिस्ट में जिनको आता है कोई बात नहीं, जिन्हें नहीं आता वो देख सकते हैं जाके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिटेल यहाँ बहुत ज़्यादा हो जाएगी, बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। यदि किसी दुकानदार को एक वस्तु को रुपए 390 में बेचने पर, देखिए रुपए 390 में सेल किया जा रहा है, यानी सेल प्राइस। बेचना है, बेचने को क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य। देखिए खरीदा जाता है तो उसको क्रय करना कहा जाता है। क्रय और विक्रय दो चीजें हैं, ध्यान रखिए। इंग्लिश बोथ दोनों मीडियम में क्रय मूल्य की बात जब भी होगी तो वो सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, और विक्रय अगर कहीं लिखा गया है तो विक्रय मूल्य यानी कि एसपी यानी सेल प्राइस। तो ये बातें याद रखें। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर बोला गया है कि 390 रुपए में बेचा गया, और 390 रुपए में बेचने पर उसको लाभ हुआ है कितना? 20% का लाभ हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य यानी सीपी क्या था? देखिए अब इसमें क्या है, सीधी सी बात है, वस्तु कितने की भी रही हो, मैंने आपको बताया है चैप्टर को पढ़ाते समय कि कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है। जब तक उसमें हानि या लाभ ना हो तब तक उस वस्तु को अपने आप में 100% यानी 100% माना जाता है। ये मार्कर अपने आप में 100%, इसकी कीमत अगर 20 रुपए है तो 100% है, इस वक्त इसकी वैल्यू कही जाएगी 100%। इसको बेच दिया जाए, सेल कर दिया जाए, मान लीजिए इसमें प्रॉफिट लिया जाए 10% का, तो 2 रुपए बढ़ जाएंगे, 20 का 10% 2, तो ये 22 रुपए हो जाएगा। और ये 22 रुपए किसको रिप्रेजेंट करेगा? प्रॉफिट के साथ। यहाँ पर क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट के साथ ये हुआ है। और कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ है? 10%। तो इसमें 10 100 और 10 बढ़ के ये वैल्यू जो है इस समय 22 जो लिखा है 22 रुपए, ये 100% नहीं है बल्कि लाभ के साथ है, तो 110% का मान इसको कहा जाएगा कि 110% का मान है। और अगर इसमें लॉस हो जाए, मान लीजिए अब लॉस हुआ है, यही 10% का ही लॉस करा लेते, तो ये वैल्यू 18 रुपए का पेन हो जाएगा। 20 का था और अब ये 18 का हो जाएगा लॉस होने के बाद, और ये 18
मूल्य किसको प्रदर्शित करेगा, 90% मान को प्रदर्शित करेगा, क्योंकि 10% लॉस हो चुका है। मैंने ये सारी चीज़ें बहुत विशेष रूप से आपको समझाई हैं, ये बात आप दिमाग में रखिएगा। कभी भी कोई चीज़ प्रॉफिट होगी तो वस्तु उतना % बढ़ जाएगा उसका मान, और लॉस होगा तो उतना % घटेगा। अब हम इसको ध्यान दें कि अगर कोई वस्तु मान लीजिए x की रही होगी, तो इसका मतलब x का 20% लाभ होने के बाद इतने का, इसका मतलब ये जो वैल्यू है वास्तव में 100 नहीं 120% है, क्योंकि इसमें 20% लाभ हो चुका है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि x का 120% का मान है, ये 120% का मान 390 है। अब देखिए इसको करेंगे x का मतलब का की जगह गुणा और 120%, तो 120 के नीचे परसेंट जहां होता है वहां पर बटे में 100 आ जाता है, बराबर में 390 है। अब देखिए x बराबर लिखेंगे 100 उधर, इधर बटे में तो उधर गुणे में हो जाएगा 390 के साथ, और ये चीज़ गुणे में है तो ये नीचे बटे में हो जाएगी। 100 गुणे में हुआ और 120 इसके नीचे आ गया। इसी को सरल कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए आप इसको काटेंगे, 0 से 0 काट दीजिए, 4 से इसको काटिए, 3 से काटते हैं तो 3 चौके 12, इसको भी काटेंगे, 3 कम 3 3 3 9। अब आप देख रहे हैं ये आपका आया 1300/4 भाई 13 ये 100 ये, आप चाहें तो 1300 ना करें, सीधे सीधे इसको आराम से 4 1 कम 4 25 चौके 100 कर दें, और 25 गुणे 13 आप कर दीजिए, आंसर हो गया। 25 गुणे 13 करेंगे, 13 को 20 से करेंगे, 13 दूना 26 और 13 पचे 65, इसको जरा जोड़ दीजिए तो कितना होगा 325 रुपए आप देख रहे हैं, आंसर हो गया। गुणा आप कैसे भी करें जैसा आपका मन करे, 325 आंसर हो गया। देखिए ये तो था तरीका, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें 2-3 लाइनें सॉल्व करनी पड़ी, लेकिन अब देखिए आप इसको ऐसे भी समझ सकते थे। एक तरीका अगर हम ट्रिक पर फोकस करें, ट्रिक क्या है बल्कि आपका माइंड गेम है, आप अपनी तर्क शक्ति का प्रयोग करें, क्योंकि गणित क्या है तर्क पर आधारित है, आप सभी जानते हैं। अब देखिए हम इसमें एक तर्क की बात करते हैं कि कैसे आप तर्क के माध्यम से इसको समझ सकते थे। पहले समझने के लिए थोड़ा मैं एक्सप्लेन करता हूं, फिर आप ओरल ही आप कर पाएंगे। जैसे यहां पर वर्ड आया कि बेचने पर 390 मिला और इसमें 20% का प्रॉफिट हुआ। 20% को आप हमेशा जानते हैं कि 20/100 यानी 1/5 होता है, 20 पंचे 100 होता है, यानी 20% 1/5 होता है, 25% 1/4 होता है, 50% 1/2 यानी आधा होता है, ये सब आप जानते हैं। तो अगर 1/5 इसमें बढ़ा होगा किसी भी चीज का, मान लीजिए इसका अगर हम 1/5 बढ़ाएंगे तो देखिए 5 से वही संख्या भाग हो सकती है जिसके पीछे 5 हो या 0 हो, बस यहाँ तो 1 है यानी ये दशमलव में आएगा, तो ये हो नहीं सकता भाई, 5 है ना बटे में। आपको ये करना कि इसमें और इसमें चारों ऑप्शन में वही संख्या उत्तर हो सकती है जो 5 का डिविजिबल 5 से जो कट जाए, क्योंकि उत्तर पूरा यहाँ पर सेल प्राइस पूरा 390 है, दशमलव में तो है नहीं। तो आप क्या करेंगे देखेंगे, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये 5 से नहीं कटेगा, ये भी 5 से नहीं कटेगा, यही 5 से कटेगा। तो ये तर्क के आधार पर भी किया जा सकता, लेकिन जैसे ही आप समझे कि यही संभावना है तो एक बार बस चेक कर लीजिए कि 325 का 1/5 हम देख लेते हैं, चलो फटाक से, ताकि और श्योर हो जाए। तो 5 छक्का 30 और 5 25 65 रुपये आया। अब इसी 325 में 65 जोड़ के आप देखेंगे तो तुरंत 390 रुपये आपको मिल गया, यानी बिल्कुल ठीक है, चेक हो गया। इससे कोई दिक्कत नहीं, कुछ करना ही नहीं पड़ा, और तर्क यानी लॉजिक के आधार पर भी ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। तो ऐसे भी आप प्रयास रखें, अपना ध्यान रखें। अगर आप छोटी छोटी बातों को अच्छे से सीखा है आपने कॉन्सेप्ट में, तो आप उसको अप्लाई करके अपना समय बचा सकते हैं और कैलकुलेटिव मेथड से बच सकते हैं थोड़ा सा। बाकी तो करना तो पड़ेगा ही, हर जगह ये संभव नहीं है, लेकिन जहां जहां संभव है वहां वहां आप अवश्य करें, ध्यान दें, सीखें। 20%, 25%, ऐसे केसेस में 10% किसी का बताना, ये सब बहुत आसान बातें हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा गया, यदि किसी कस्बे की जनसंख्या 60,000 से बढ़कर 65,000 हो जाती है तो जनसंख्या में वृद्धि प्रतिशत में क्या होगी, ठीक है। ये क्वेश्चंस बहुत ही मॉडरेट, बहुत ही बेसिक लेवल के हैं, जो कि क्लास 6 कक्षा 6 की आप SCERT की बुक उठाएंगे, हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड या इंग्लिश मीडियम जो भी है आपका, उसमें मिल जाएगा। कक्षा 6, 7, 8 तक की मैथमेटिक्स तो आपको आना ही चाहिए, और NCERTs भी 6, 7, 8 की आपको अच्छे से आनी चाहिए। अगर आप लोगों ने उसको अच्छे से पढ़ा है, प्रैक्टिस किया है तो बहुत अच्छी बात है, कई प्रश्न वहाँ से आते रहते हैं। और बाकी जो स्टैंडर्ड बुक्स आप फॉलो कर रहे हैं वो भी अच्छी बात है, उनको भी आप अच्छे से करते रहिए, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए। बाकी मैं मैराथन क्लासेस के माध्यम से प्रैक्टिस आपको करा ही रहा हूँ, उसमें मैं मैक्सिमम टाइप के क्वेश्चन डील करता रहूँगा। चलिए यहाँ देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। आप लोग वीडियोस को शेयर जरूर करते रहिए। देखिए यहाँ पर बोला गया क्वेश्चन नंबर 4 में, यदि किसी कस्बे की यानी टाउन की जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन, वो 60,000 से बढ़कर के 60,000 थी, उससे बढ़कर के हो गई 65,000। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो इंक्रीमेंट यानी कि जो वृद्धि हुई है वो हुई है 5,000 की।
5000 बढ़ी है और आपको उसी बढ़े हुए का प्रतिशत बताना है, यानी वृद्धि का प्रतिशत बताना है। तो वृद्धि यानी प्रतिशत में जो चेंज, परसेंटेज में जो इंक्रीज हुआ है वो वृद्धि आपको बताना है, जो कि होता है ऊपर वही वृद्धि आपको लिखना है जो बढ़ा हुआ मान है, और नीचे आपको प्रारंभिक मान लेना होता है, और गुणे आपको 100। प्रारंभिक मान मतलब इनिशियल वैल्यू, ये जो लिखा है यहाँ पर इनिशियल वैल्यू लेनी, तो बढ़ा हुआ मान ऊपर रखिए। इनिशियली कितना था, पहले 60,000 था, उसको यहाँ नीचे लिया जाएगा इंटू 100। बस इसी को सरल कर देंगे, आंसर 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 1 जीरो से ये कटा, ठीक है। आपका 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 60,000 था, एक और जीरो तो एक और जीरो कट जाएगा, यानी कि 50/6। और यहाँ से काटिए, 2 तिहाई 6, 25 दूना 50, 2 से दोनों को काटेंगे तो 25/3। 25/3 को अगर आप भाग करेंगे 3 को ऐसे 25 से, 3 और 24, तो 1 बचेगा। 8 सही 1/3 आपका ये आंसर हो जाएगा। 8 सही 1/3% वृद्धि हुई, जो कि आपका बी पार्ट में दिया गया। आई होप आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, और ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, इसको आराम से ऐसे ही आप सॉल्व भी कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा गया है 40 व्यक्ति 30 दिनों में 200 केजी चावल खाते हैं, कितने दिनों में 30 व्यक्ति 500 केजी चावल खाएंगे। इसका कॉन्सेप्ट अभी लास्ट वाले मैराथन क्लास में मैंने आपको सिखाया था बहुत अच्छे से, जो कि होता है M1 D1 H1 अपॉन W1, M2 D2 H2 अपॉन W2। ये आपको बहुत अच्छे से प्रश्न, ये सूत्र मैंने सिखाया था लास्ट क्लास में, और आप सब पहले से भी जानते हैं। M का मतलब मैन यानी व्यक्ति, D का मतलब दिन, H का मतलब घंटे, और W का मतलब वर्क यानी कार्य। तो अगर ये चीज़ें दी हों, जैसे यहाँ देखिए पहले स्टेटमेंट बोला गया 40 व्यक्ति, इसका मतलब ये मैन यानी कि M है, और 30 दिन लग रहे हैं यानी ये डेज है, और इतने केजी चावल खाया जा रहा है, इसको हम वर्क मान सकते हैं कि ये कार्य हो रहा है, ऐसा कार्य हो रहा है। 30 दिनों में कितने दिनों में, अब कितने दिनों में यानी D2 आपको बताना ही है, क्वेश्चन मार्क। 30 व्यक्ति, यहाँ पर देखिए M2 की वैल्यू व्यक्ति में ये हो गई, और W2 ये हो गया। पहले में जो था वो D1 M1 ऐसे करेंगे, बाकी 2 में M1 M2 D2 H2 में रख देंगे। अब देखिए बस मान रखना बचा, पहले थे 40 व्यक्ति, दिन लग रहे थे 30, और अब क्योंकि इसमें घंटे का काम नहीं है, इसमें H हटा देंगे, वो चीज़ नहीं लेंगे, जो चीज़ नहीं है उसको नहीं लिया जाएगा सूत्र में। बस अब ये चीज़ आप यहाँ इतना सूत्र आप करेंगे, इसी में मान रखिए M1 D1 आपका हो गया, और वर्क जो है वो 200 केजी चावल खाने का है। M2 आपको कितने व्यक्ति, 30 व्यक्ति हैं, दोबारा में देखिए यहाँ पर, तो हम 30 रख देंगे। D2 यानी यही बताना है कितने दिन लगेंगे, और अपॉन यहाँ पर वर्क है 500 केजी का। अब इसको सरल करना बहुत आसान है, डायरेक्ट काटिए या जैसे भी करिए। चलिए मैं बेसिक तरीके से ही बता देता हूँ। यहाँ पर जो बटे में 500 है, ये इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो देखिए 40 के साथ 30 है ही, और ये 500 भी गुणे में हो जाएगा, और ये चीज़ गुणे में D2 के साथ, ये बटे में इसके साथ आ जाएगी। यहाँ जो 200 पहले से है, ये 30 यहाँ आ जाएगा, और बराबर में D2 है, इधर बचा रह जाएगा। बस यही सरल कर दीजिए, आंसर हो गया। अब सरल करना बहुत आसान, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो, ऊपर भी 3 जीरो काट दीजिए, 3 से 3 काट दीजिए, 2 से ये 20 दूना 40 हो जाएगा, है ना। तो आप देखेंगे 20 पंचे 100, यहाँ पर आपका 20 पंचे 100 हो जाएगा आंसर, तो ये आ जाएगा 100। ये 500 था, 1 जीरो यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर 1 जीरो कट गया था ना, तो 20 पंचे यहाँ पर ध्यान देखिए, तो 100 दिन, ये आपका आ गया 100 दिन, ठीक है। इस तरीके से आप देखेंगे ये आपका आंसर हो गया कि 100 दिन लगेंगे। और ये बहुत आसान प्रकृति के प्रश्न होते हैं, और इनको आप बहुत अच्छे से करना जानते भी हैं, और ये आप बहुत ढंग से इसको सॉल्व कर लेते हैं। कई लोग इसको आंसर फटाफट कर रहे होंगे और अच्छे से जानते भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयाँ 16 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। समचतुर्भुज की भुजा बताइए। समचतुर्भुज की विशेषता पर बात करते हैं। देखिए समचतुर्भुज क्या होता है, जिसको हम रोम्बस कहते हैं। समचतुर्भुज यानी रोम्बस, इसकी विशेषता ये होती कि इसके चारों भुजाएं बराबर होती हैं, जैसे कि वर्ग यानी स्क्वायर की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, और इसके विकर्ण एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इक्वली डिवाइड करते हैं 90 डिग्री पर। यहाँ जहाँ काटते हैं यहाँ 90 डिग्री का कोण भी बनता है, ध्यान रखें, है ना। 4 राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर अंदर बन रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखें, अगर ये बिंदु हम कटान बिंदु को O मान लेते हैं, तो यहाँ पर आपको मालूम है कि और इसकी विशेषता ये भी होती है कि जो विकर्ण है जिस बिंदु पर काट रहे हैं वो बराबर, यानी यहाँ से यहाँ तक A से O और इस O से फिर C तक ये बराबर होगा। मतलब जितना ये हिस्सा होगा उतना ही ये होगा, B से O जितना हिस्सा होगा उतना ही O से D भी होगा। ये हिस्से बराबर भी होते हैं, ठीक है, बराबरी से काटते हैं, ये इसकी विशेषता है। तो अब क्योंकि 16 विकर्ण है और 12 विकर्ण, विकर्ण यानी डायगनल, जो अंदर ये डायगनल्स हैं, ये 16 और 12 सेंटीमीटर, 16 और 12, 16 है तो वो 8 8 में बट जाएगा। बड़ा वाला देखिए ये है, इसको हम 8 8 में कह सकते हैं,
और जो 12 है उसको हम कह सकते हैं 6 और 6 की भाई ये तो 6 और 6 में बढ़ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक 8 है, यहाँ से यहाँ तक 8 है। अब आप साफ साफ देख रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज में अगर एक भुजा 6 1 8 तो जो कर्ण होगा वो 10 ही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, 10 इसका आंसर हो गया। ये चीज़ तो देखते ही कर लेंगे, जिनको मालूम है कि 6 8 और 10 ट्रिपलेट होता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, त्रिक होता है, 3 4 5 भी त्रिक होता है, 5 12 13 भी ये सब इसी तरीके से त्रिक होते हैं। ये सब त्रिक यानी ट्रिपलेट्स आपको बहुत अच्छे से मालूम होते हैं पहले से, तो ये सब डायरेक्ट देख के कर सकते हो। जिन्हें नहीं मालूम है वो क्या करें, कोई भी एक त्रिभुज उठाएं, इसमें मान लेते हैं हम त्रिभुज AOB उठाते हैं। देखिए AOB ये वाला हिस्सा, तो इसमें ये जो ऐसे बना हुआ था AOB, अब देखिए यहाँ पर O है, इसको A कहें, इसको B कहें, तो ये आपका कर्ण होगा, क्योंकि ये टेढ़ा त्रिभुज बना, इसको आप ऐसे सीधा कर लेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, AB, और ये पॉइंट जो था ये O हो जाएगा। इस तरीके से इसी को इधर इस तरीके से देख लीजिए, ठीक है। यहाँ से OB आपका 6 था, ठीक है, OB आपका ये वाला 6 था, AO आपका 8 था, तो आपको ये कर्ण यानी ये वाली भुजा बतानी थी AB, बस ये AB निकाल लेंगे। अब आराम से आपको मालूम है कि पाइथागोरस का प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण आपको बताना ही है, जिसको आप AB कहेंगे, AB स्क्वायर लंब स्क्वायर मतलब ये 8 का स्क्वायर और ये 6 का स्क्वायर, 8 8 64 प्लस 6 36 जोड़ने पर हो जाएगा 100, और क्योंकि ये AB का स्क्वायर है तो इस पर स्क्वायर रूट हो जाएगा और AB का मान आपका 10 आ जाएगा। तो इतना कैलकुलेट करें, या अगर जिनको मालूम है, देखिए सीखते सीखते आपको ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए कि 3 4 और 5 पाइथागोरस की प्रमेय को संतुष्ट करते हैं, तो वो पाइथागोरियन त्रिक कहे जाएंगे यानी ट्रिपलेट कहे जाएंगे। और 6 8 10 भी वही है, 5 12 13 भी वही है। इसी तरीके से बहुत सारे ट्रिपलेट्स होते हैं जो आपको मालूम होते हैं। आई होप आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कहा गया संलग्न चित्र में रेखा PAQ वृत्त के बिंदु PAQ, देखिए PAQ वृत्त के वृत्त को बिंदु A पर स्पर्श करती है, ठीक है। A पर बिंदु को स्पर्श कर रही है रेखा PAQ, A पर वृत्त को स्पर्श कर रही है, ठीक है। और ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, मतलब ABCD आप देख रहे हैं, इसके चारों बिंदु कहाँ है, शीर्ष, इसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर, इसलिए ये चतुर्भुज एक चक्रीय चतुर्भुज कहलाएगा। चक्रीय चतुर्भुज यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल यानी ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वर्टेक्स जो है चारों कहाँ हो, सर्कल के सरकमफ्रेंस पे हो यानी वृत्त की परिधि पर हो। अगर वृत्त की परिधि पर चारों बिंदु बन रहे हैं किसी भी चतुर्भुज के, तो वो चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। तो सिंपल सी बात, ये सारी बातें आपको क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर कहा गया CAQ 70 है, यानी कि CAQ इसमें कहाँ बन रहा है, देखिए CAQ ये वाला हिस्सा इतना, ये आपका 70 है, आप देख रहे हैं। और आपको मैंने एक इसमें थ्योरम समझाई है, आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। जिनको नहीं मालूम है वो ढंग से इसको देख लें। एक इसमें थ्योरम यानी कि रूल होता है, उस रूल को आप ढंग से बहुत अच्छे से समझ लीजिए। ये BA, अब देखिए इस समय ये ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, एक एक पॉइंट बन रहा है, आप देखते भी जाइए, डायग्राम बनाते ही बनाते इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका बीच में A से C को ज्वाइन कर दिया गया है, ये भी ज्वाइन कर देते हैं। ये वाला कोण हमेशा इस कोण के बराबर होता है, ध्यान रखिएगा, ये एकांतर कोण होते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पर ये वाला कोण क्या होगा इधर का, तो वो इसके बराबर होगा, ठीक है। ये वाला ये इसके बराबर होगा, तो आप ध्यान रखें ये कोण इसके बराबर होता है, तो इसका मतलब अगर ऐसे ही समझ लीजिए यहाँ पर 70 था, ये वाला इतना हिस्सा 70 था, तो ये भी 70 हो गया। और आपको ये भी मालूम है कि चक्रीय चतुर्भुज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल यानी कोण B और कोण D इसका योगफल 180 होगा। ऐसे ही कोण A और कोण C जो चक्रीय चतुर्भुज के दो अपोजिट कोण होते हैं, अपोजिट एंगल होते हैं, इनका योगफल 180 होता है। तो B और D अगर इसका योग 180 तो ये 70 है, तो ये 110 हुआ, ये 110 हुआ। आपसे यही पूछा गया था ABC कितना होगा, आपसे यही तो पूछा गया था भाई। ये 70 दिया है तो ये भी 70 हो गया, आपको पता चल गया, ठीक। अब ये 70 और ये 180 होना चाहिए, तो ये 110 ही तो हुआ, खत्म, आंसर C पार्ट। इसमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, बस बेसिक्स आपको मालूम हो, बस आप आराम से कर सकेंगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होगी। आई होप आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट ये क्वेश्चंस आप देखेंगे डिफरेंट जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स आपके सामने हैं, उसमें देखिए बहुत लेंदी फॉर्मेट में लगाए गए हैं, लंबे लंबे मेथड से लगाया गया है। तो ऐसा नहीं कि हर जगह आपको बहुत अच्छी ट्रिक ही मिलती हैं। बहुत माने जाने पब्लिकेशन जिनकी बुक जिनका प्रीवियस ईयर लगभग आप सबके पास है, उसमें पलट के देखिए इस क्वेश्चन को उन्होंने लॉन्ग मेथड से कैसे लगाया है।
हमने आपको सीधा ही बता दिया है, ठीक है। तो ये तरीका होता है जहाँ पर जो संभावनाएं हैं वो बताई जाएंगी, कहीं पर हो सकता है हम किसी चीज़ को ध्यान ना दें तो लॉन्ग हो जाए, शॉर्ट हो जाए, वो होता रहता है। लेकिन आपको निरंतर अभ्यास से सब कुछ आ जाएगा, आप लोग अच्छे से सीख रहे हैं, एक एक चीज़ ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया, 8 पेन का क्रय मूल्य 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। 8 पेन का क्रय मूल्य, क्रय मतलब सीपी है ना, ध्यान रखें, 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब ये जो विक्रय मूल्य है इसको कहेंगे सेल प्राइस यानी एसपी। तो इसको एक बहुत सिंपल तरीके से आप ऐसे लिख सकते हैं कि भाई सीपी, हम ये मान लें कि क्रय मूल्य कितने का, सीपी ऑफ 8 पेन, हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि 8 पेन का सीपी बराबर है 6 पेन के एसपी के, यानी सेल प्राइस ऑफ 6 पेन, ऐसा बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर हम कहें कि सीपी इधर ही रहने दें और एसपी को इधर बटे में कर लें, तरीका ध्यान दीजिए, तो इधर 6 है, 8 को इधर भेज दीजिए, 6 उधर पहले से, 8 उधर बटे में आ जाएगा, ऐसा भी लिख सकते हैं। 2 से 2 3 6, 2 चौक को 8 काट लीजिए। देखिए 3, अगर 3 पेन का जो सीपी था वो एसपी में 4 का रेशियो आ रहा है, इसका मतलब ये बड़ा रेशियो है विक्रय मूल्य का, तो लाभ ही हुआ, प्रॉफिट ही हुआ। और आपसे प्रॉफिट का रेशियो पूछा तो कितना प्रॉफिट यहाँ दिख रहा है, 1 का, 3 से 4 में 1 का। तो आपको मालूम है प्रतिशत जो होता है, प्रतिशत या लाभ या जिसको हम प्रॉफिट परसेंट कहते हैं, अगर हमें प्रॉफिट परसेंट बताना है तो ऊपर हमें लिखना होता है प्रॉफिट और अपॉन में सीपी इंटू 100, यानी कि लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो प्रॉफिट कितने का यहाँ से दिख रहा है, 3 से 4 में 1 का, सीपी कितना दिख रहा है, सीपी यानी कि 6 था तो 6 दिख रहा है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर सीपी जो कटने के बाद 3/4 में 3 बचा है तो 3 दिख रहा है, और गुणे में 100, बस 100/3, यानी 100/3 को आप सभी जानते हैं 33 सही 1/3% आएगा, भाग करेंगे तो ये आराम से आपको मालूम है, तो ये सी पार्ट में दिया गया। इस तरीके से भी फटाफट आप कर सकते हैं शॉर्ट वे में, इससे ये शॉर्ट ट्रिक ही है आपकी, शॉर्ट तरीका है, आपको ऐसे ही करना आना चाहिए। बस समझाने में, लिखने में हमें बोर्ड पर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, आपको कुछ नहीं करना, आपको देखते ही बस कर लेना है। सिंपल तरीके से आप देखेंगे कि 8 पेन का क्रय मूल्य और 6 पेन का विक्रय मूल्य तो ओरल कर लेंगे, ठीक। अब देखिए इसको अलग तरीके से भी एक देख लेते हैं, जो आप 1 रुपया में मान के चल सकते हैं। तो हम ये लिख देंगे कि भाई मानते हैं कि इसमें जो 8 पेन का क्रय मूल्य है, 8 पेन का क्रय मूल्य यानी कि सीपी है ना, उसको भी हम 1 रुपया मान लेते हैं। तो अपने आप 8 पेन का क्रय मूल्य जितना है उतना ही 6 मूल्य का विक्रय मूल्य, 6 पेन का विक्रय मूल्य भी बताया गया। तो हम ये अपने आप ही ये कह सकते हैं कि ठीक है, इसका मतलब 6 पेन का विक्रय मूल्य जो होगा, विक्रय मूल्य का मतलब हुआ एसपी सेल प्राइस, वो भी 1 रुपया होगा, क्योंकि उसने स्टेटमेंट में कहा है कि 8 पेन का जो क्रय मूल्य है वो 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो इसका मतलब हमने 8 पेन का क्रय मूल्य माना 1 रुपया, तो 6 पेन का विक्रय मूल्य भी वही हो जाएगा 1 रुपया। तो अब आप बताइए 8 पेन का अगर 1 रुपया है तो 1 पेन का कितना होगा, 1 पेन का सीपी यानी क्रय मूल्य वो हो जाएगा 1/8, वो हो जाएगा। और इसी तरीके से 1 पेन का सेल प्राइस यानी एसपी अगर हम लिखें तो वो हो जाएगा 1/6। अब लाभ आपको बताना था, लाभ प्रतिशत बताने के लिए पहले लाभ चाहिए, लाभ के लिए क्या होगा, एसपी माइनस सीपी, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी 1/6 माइनस 1/8। 6 और 8 का एलसीएम कितना होगा, 24, क्योंकि 8 इससे कटेगा नहीं, 8 दूनी 16, 16 भी नहीं कटेगा, 8 3 24, 3 ट्रिपल कर लीजिए, 24 ही दोनों में आएगा जो 6 से कटेगा। लासा लेना आपको मालूम भी है, 6 और 8 का 24 आएगा, तो बटे में 24 कर लीजिए। अब इसको 24 बनाएंगे तो 6 चौके 24 और 8 3 24, यानी आपका लाभ आया 1/24। देखिए लाभ का मान कितना आया, 1/24। तो ठीक है, लाभ 1/24 आ गया। अब लाभ का प्रतिशत बताना था। अब देखिए लाभ प्रतिशत, तो वो होता है सूत्र आपका लाभ बटे क्रय मूल्य यानी सीपी गुणे 100। लाभ हुआ 1/24, क्रय मूल्य था 1/8 और गुणे 100। अब देखिए 1/24 गुणे 1/8 पलट के 8/1 हो जाएगा और गुणे 100। अब इसको 8 देखिए काटेंगे अगर हम लोग, 8 1 कम 8, 8 3 24, तो आप देख रहे हैं कि 100/3 ही आएगा, जो कि पलट के 33 सही 1/3 ही आ जाएगा डिवाइड होकर के। 100/3 मतलब 33 सही 1/3, ठीक है। यानी कि आप बहुत अच्छे से ये बात समझ गए कि ऐसे लॉन्ग मेथड से भी कैसे करना। लॉन्ग मेथड ये है और शॉर्ट में आपको मैंने अभी ऊपर समझा ही दिया। सारे मेथड में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कहा गया है निम्न में कौन सी परिमेय संख्या 3/5 और 4/5 के मध्य नहीं आती है।
नहीं आती, ध्यान रखिएगा। इनके बीच में कौन नहीं आता? तो 3/5 का लगभग मान हम देख लेते हैं कितना होगा। आप इसको देखेंगे तो 0.6 आएगा, 5 छक्का 30 होता है। और ऐसे 4/5 का लगभग मान देखेंगे तो 5 40 होता है, 0.8। ये इनके लगभग मान हमारे पास आ गए। अब हम इन सभी ऑप्शंस को फटाफट चेक कर लेंगे, जो इनके बीच में नहीं आएगा वही चीज़ आपका आंसर हो जाएगी। तो आपको मालूम है एक आपके पास विकल्प है 19/30। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं, 30 से अगर भाग करते हैं तो आपको मालूम है दशमलव लगेगा, 190 हो जाएगा, 3 छक 18, फिर 10 बचेगा, 10 यानी कि 100, फिर 30 से भाग करेंगे तो 30 3 90। भाग करके आप चेक कर सकते हैं ऐसे ओरली। 2/3 को भी आप भाग कर सकते हैं, 3 छक 18, 20 हो जाएगा, तो 3 छक 18, 2 बचेगा, फिर 3 छक 18, 0.66 करके आता जाएगा ये। और फिर अगर देखें 7/10 का मान, तो ये तो 0.7 है ही, 0.7। और फिर आप अगर 16/30 का मान देखें तो ये आएगा आपका 3×5 5 दशमलव समथिंग, है ना, सॉरी 0.5 समथिंग, पॉइंट लगेगा पहले, 160 होगा और 5 बार में जाएगा लगभग। अब आप देखिए 0.6 और 0.8 में यही आपका नहीं आएगा, क्योंकि ये 0.5 है। 0.7 तो इन दोनों के बीच में आएगा, 0.63 ये इन दोनों के बीच में आएगा, ये भी इन दोनों के बीच में आएगा, केवल ये नहीं आएगा। इसका मतलब 16/30 जो है वो इनके बीच में नहीं आएगा। ये डायरेक्ट आप चेक कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। ओरली आप इतना कैलकुलेशन आपको आता ही है और आराम से आप इसको चेक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 3 पेन, 2 पेंसिल और 4 रबड़, देखिए ऐसे कहा गया है 3 पेन, मान लेते हैं प्लस कर लेते हैं 2 पेंसिल क्योंकि सबका मिला करके है, और प्लस 4 रबड़, इनका मूल्य कितना है 92, ठीक है। और फिर एक और स्टेटमेंट आपको दिया गया है कि भाई 8 पेंसिल प्लस 16 रबड़, इसका मूल्य आपको दिया 68 रुपये, ठीक। अब आप देखिए अगर हम इक्वेशन जैसा ट्रीट कर लें तो भी कोई दिक्कत नहीं, बहुत आराम से समझ पा रहे हैं आप इसको। खास बात ये, इसको अगर आप ध्यान से देखें तो आपको यहाँ पर पहले तो 24 पेन का मूल्य आगे बताना है, ध्यान रखेंगे। अब देखिए पेंसिल और रबड़ यहाँ भी है, पेंसिल रबड़ यहाँ भी है, यहाँ 8 पेंसिल 16 रबड़, यहाँ पर 2 पेंसिल 4 रबड़। इस इतने पार्ट को अगर आप ध्यान दें, यहाँ पर 2 पेंसिल और 4 रबड़, और यहाँ को देखें अगर 8 पेंसिल और 16 रबड़, तो आपको एक समानता नजर आएगी। देखिए वही है ना कि तर्क पर आधारित कार्य अगर आप करते हैं मैथमेटिक्स, आप बहुत सिंपल लॉजिक लगेगा, ध्यान दीजिए। 8 पेंसिल 16 रबड़, यहाँ 2 पेंसिल 4 रबड़, क्या हम 2 पेंसिल 4 रबड़ इसमें निकाल सकते हैं, बना सकते हैं? देखिए बिल्कुल बन जाएगा। कैसे? अगर हम यहाँ से इनमें कुछ कॉमन हो रहा है, कॉमन कर ले। कॉमन तो यहाँ 8 का 8 हो सकता है, पूरा 8 बाहर करेंगे तो पूरा यहाँ एक ही पेंसिल आएगा और 2 रबड़ आएंगे, जबकि हमें क्या चाहिए 2 पेंसिल और 4 रबड़। अगर हम यहाँ से 4 को कॉमन करें, देखिए इन दोनों में से 4 को कॉमन कर सकते हैं, 4 दूनी 8 होगा, तो ये बचेगा 2 पेंसिल और प्लस यहाँ से भी 4 बाहर करिए, 4 चौके 16, तो 4 रबड़। आपने 4 को दोनों में से बाहर किया, इधर बराबर 68, ये 4 इधर गुणे में उधर 68 के नीचे बटे में हो जाएगा, आप जानते हैं। तो 2 पेंसिल प्लस 4 रबड़ का मूल्य मिल गया, 68 है ही, बटे में ये 4 हो जाएगा, 17 चौके 68 होता है, 17 रुपये। यानी 2 पेंसिल 4 रबड़ 17 रुपये मिल गया आपको। ऊपर वाले इक्वेशन में देखिए 2 पेंसिल 4 रबड़ यहाँ लिखा, इतने की जगह 17 रुपये आप लिख सकते हैं, तो 3 पेन ऐसे ही रहने दीजिए, प्लस में इतने को 17 रुपये आप निकाल चुके, बराबर 92। 92 में 17 उधर माइनस कर दीजिए, 3 पेन बराबर, ये 92 है ही, 17 प्लस में उधर माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा आप देखेंगे यहाँ पर 75 है ना, 12 में से 7 गया 5, 6, 75। तो 3 पेन अगर 75 के, तो 1 पेन फिर कितने का, 1 पेन होगा 75/3, कट के कितना है 25, यानी 25 रुपये का 1 पेन। 1 पेन 25 का आपको 24 रुपये, 24 पेन का बताना, तो 24 गुणे 25, आपको मालूम 25 को 25 से गुणा करते हैं तो 625 होता है, लेकिन हमें 24 बार ही करना, तो ये 25 हटा देंगे, 600 आ जाएगा। यानी कि 24 और 25 का गुणा 600 होगा, जो कि आपका यहाँ पर डी पार्ट में दिया गया है, राइट आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा। इस प्रकार से इसको आराम से कर सकते हैं। उन्हीं प्रश्नों की ही लाइन में हिंट होता है, जब ऐसे प्रश्न आते हैं तो प्रश्नों की ही लाइन में हिंट होता है, आपको ऑब्जर्व करना आना चाहिए। तो अक्सर वो आपको एक आध क्वेश्चन में ऐसे चेक करते हैं कि आप वो चीज़ें पकड़ पा रहे हैं या नहीं, बस ठीक है। अगर आप उसको समझ जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो बहुत ही आसान है। अगला क्वेश्चन नंबर 12, हम एक त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते। ध्यान रखिएगा, वर्ड अक्सर जब नहीं आता है तो वहां पर बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। हम एक त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते?
अगर दो कोण और एक भुजा हो तो हो जाएगा देखिए रचना, क्योंकि एक भुजा अगर हमें पता है तो इस पर दोनों कोण ये वाले हम बना देंगे। और मान लीजिए एक कोण ये बना, ऐसे रेखा गई, एक कोण को इधर बना, ऐसे रेखा गई, तो त्रिभुज बन जाएगा। यानी कि एक दो कोण और एक त्रिभुज से तो त्रिभुज की रचना हो ही जाएगी। आपको क्या करना है, अभी हम इसको ऐसे रखते हैं, तो ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि यहां से तो रचना हो जाएगी। ठीक है, अगला केवल तीन भुजाएं, तीनों भुजाएं होंगी तो देखिए मान लीजिए एक भुजा आपकी ये रही, दूसरी भुजा की माप दी गई, यहां प्रकार रखेंगे, ऊपर ऐसे बनाएंगे और यहां से इसको कट करके तो भी हमारा त्रिभुज बन जाएगा। यानी कि अगर तीनों भुजाएं हैं तो भी त्रिभुज बन जाएगा। तो ये ऑप्शन यहां तो पूछा था नहीं होना चाहिए, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, ये ऑप्शन भी खत्म हो गया। केवल तीन कोण, अगर तीन कोण होंगे तो मान लीजिए अब तीन कोण है तो कोण बनाने के लिए भुजा तो चाहिए। तीन कोण से कोई त्रिभुज बन ही नहीं सकता क्योंकि पहले भुजा तो होनी चाहिए। भुजा जब मान लो 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर कुछ होगा तो इस पे तो कोण बनाएंगे ना। केवल तीन कोण होंगे तो कैसे पॉसिबल है भाई? जब एक भी भुजा ज्ञात नहीं होगी तो त्रिभुज नहीं बन सकता, कम से कम एक भुजा तो ज्ञात होनी ही चाहिए। तो यही ऑप्शन आपका सही हो गया कि तीन कोण अगर दिए तो त्रिभुज बनाना संभव नहीं है, क्योंकि जब तक हम एक भुजा नहीं खींचेंगे तब तक उस पर कोण नहीं बना पाएंगे। इसलिए ये बात ध्यान रखें कि त्रिभुज की रचना के लिए तीन कोण अगर दिए हैं तो त्रिभुज रचना नहीं हो सकती उस त्रिभुज की। ठीक है, और बाकी सब में हो जाएगा। तो आई होप आप बहुत अच्छे से इनको समझ गए। आज के इसमें मैं 12 ही क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ, अगले पार्ट में बाकी के सारे क्वेश्चन करके 2018 का ये पेपर मैं समाप्त कर दूंगा। आज के थोड़ा समय कम है तो आज मैं इतना ही रखता हूँ, 12 ही रखता हूँ। ऐसे 3 क्वेश्चन मैं और करवा सकता था, लेकिन कोई बात नहीं, अगले में 18 सारे के सारे क्वेश्चन अगले ही पार्ट में खत्म कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, वीडियोस को शेयर करते रहिए। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।